सभी को नमस्कार। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इसमें बात की थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में कि व्हाट इज स्कैटरिंग, व्हाट इज क्रॉस सेक्शन, व्हाट इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, है ना। हमने कुछ जनरल डेफिनेशंस के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाएगा, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन डिफाइन किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए स्कैटरिंग प्रॉब्लम, है ना। तो आज हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम, फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, स्कैटरिंग की हमने एक जनरल डेफिनेशन अपन निकाली थी कि भाई व्हेन ए बीम ऑफ पार्टिकल्स गेट इंसिडेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड गेट इंटरेक्ट विद ए टारगेट, देन मोस्ट ऑफ पार्टिकल या सम ऑफ पार्टिकल जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर अपनी इनिशियल डायरेक्शन से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, है ना। वो अपने पास फिनोमिना को हमने क्या कहा था, स्कैटरिंग कहा था। ठीक है, तो अब हम कहें कि सपोज दैट हमने कहा कि लेट अस कंसीडर दैट ए स्कैटरिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस बिटवीन टू मासेस ऑफ या टू पार्टिकल्स ऑफ स्पिनलेस टू पार्टिकल्स आर ऑफ जीरो स्पिन एंड नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स को यदि हम कंसीडर करें तो हम कह दें कि भाई अगर जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन दोज टू पार्टिकल्स इज ए टाइम इंडिपेंडेंट है, उस केस में हम श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन जैसा हमने यूजी स्टैंडर्ड की क्लासेस में हमने पढ़ा है, सॉल्यूशन हम कैसे लिख सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन की टर्म में हम लिख सकते हैं। किस तरीके से, बिल्कुल सेम इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई साई आ गया, वैल्यू आ गई अपने पास, R1 आ गया, R2 आ गया, पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरी चीज आ गई अपने पास टाइम आ गया, है ना। इसको हम क्या लिख दें, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, साई आ गया, हमारे पास वैल्यू आ गई, सपोज दैट मैंने इसको साई डैश लिख दिया, है ना। साई आ गया, R1 R2 और e रेज़्ड टू पावर माइनस वैल्यू आ गई आयोटा ET अपॉन ए वैल्यू आ गई H क्रॉस। E जो है, E हमारे पास क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी, और साई R1 R2 हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। कौन सी श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हमारे पास कैसी है, टाइम इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब E जो है ये तो हमारे पास क्या कहलाएगी, एनर्जी कहलाएगी, और साई R1 R2 ये हमारे पास क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगा। कौन सी, किसका सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना। श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करें, इस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को। हमने इक्वेशन कह दी कि भाई माइनस वैल्यू आ गई H को स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई 2m1, पहला पार्टिकल आ गया, वैल्यू आ गई हमारे पास डेल 1 स्क्वायर, पहला लाप्लाशियन ऑपरेटर आ गया, माइनस H को स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस m2 और वैल्यू आ गई डेल 2 स्क्वायर, और प्लस में वैल्यू आ गई v मीन्स हमने कह दिया वैल्यू आ गई R1 आ गया और वैल्यू आ गई R2 आ गया, और इनटू वैल्यू आ गई फंक्शन आ गया हमारे पास क्या, साई, और वैल्यू आ गई R1 एंड R2, और इक्वल्स टू वैल्यू आ गई एनर्जी E, और वैल्यू आ गई साई, और वैल्यू आ गई R1 और R2, है ना। डेल 1 स्क्वायर एंड डेल 2 स्क्वायर रिप्रेजेंट द लाप्लाशियन ऑपरेटर फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, एंड v R1 R2 इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिनोट्स द स्कैटरिंग पोटेंशियल। R1 R2 हमारे पास क्या आ गई, बेसिकली देखो इसी इक्वेशन को यदि हम इस टू पार्टिकल सिस्टम को, यदि हम एक सिस्टम पार्टिकल से यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें, है ना, वन पार्टिकल सिस्टम से यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसी इक्वेशन को हमने नए फॉर्मेट में लिख दिया, है ना। इसी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया, माइनस H को स्क्वायर अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ दोज टू पार्टिकल्स, वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर आ गया, प्लस में वैल्यू आ गई v और वैल्यू आ गई R, और साथ में वैल्यू आ गई साई को मैंने फंक्शन लिख दिया, किसका आ गया, R का फंक्शन आ गया, और एनर्जी आ गई हमारे पास E और वैल्यू आ गई साई और वैल्यू आ गई R। ऐसे इक्वेशन को क्या लिख दूं मैं, इसी इक्वेशन को लिख दूं डेल स्क्वायर आ गया, प्लस में वैल्यू आ गया डेल स्क्वायर आ गया, और वैल्यू आ गई साई R, प्लस में वैल्यू आ गई 2 म्यू अपॉन वैल्यू आ गई H को स्क्वायर,
और वैल्यू आ गई ई माइनस में वैल्यू आ गई वी एज ए फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, और फिर वैल्यू आ गई हमारे पास साई और वैल्यू आ गई आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कौन सी, श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई। यहाँ म्यू जो है, म्यू अपने पास किसको मेंशन कर रहा है, म्यू मेंशन कर रहा है रिड्यूस्ड मास को, है ना। वैल्यू आ गई m1 m2 अपॉन ए वैल्यू आ गई m1 प्लस में वैल्यू आ गई m2, ठीक है। म्यू जो है वो तो मेंशन कर रहा है रिड्यूस्ड मास को, और वी आर जो है ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्कैटरिंग पोटेंशियल को, है ना। स्कैटरिंग पोटेंशियल को हमारे पास डिनोट कर रहा है। स्कैटरिंग पोटेंशियल है बेसिकली किसका फंक्शन होगा, उस डिस्टेंस का फंक्शन होगा जो किसके बीच में है, टारगेट और पार्टिकल के बीच में है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास म्यू एंड विच इज टू बी स्कैटर्ड विद ए स्कैटरिंग पोटेंशियल वी आर, है ना। जैसे सपोज दैट इसको मैंने डिफाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर डिफाइन कर दी मैंने 1। अब ये हम कहते हैं कि ये स्कैटरिंग पोटेंशियल यदि हमारे पास फाइनाइट है, फाइनाइट मीन्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेंज तक ही अगर ये काम कर रहा है, जैसे हम कहते हैं कि भाई रदरफोर्ड स्कैटरिंग हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल आते हैं तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल हम कहते हैं कि बिना स्कैटर हुए, है ना, बिना इंटरेक्ट किए अपने पास क्या हो जाते हैं, इनिशियल डायरेक्शन में क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इसका मतलब वो स्कैटरिंग पोटेंशियल से अफेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है ना। सेम वही बात है, इस वी आर जो पोटेंशियल, इस वी आर पोटेंशियल की मैं रेंज डिफाइन कर दूं, सपोज दैट इसकी इस रेंज मैंने डिफाइन कर दी कि आर लेस देन इक्वल्स टू ए, किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ये पोटेंशियल काम कर पा रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इसके कोरस्पॉन्डिंग किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही यदि कोई इंसिडेंट पार्टिकल आएगा तो वो स्कैटरिंग पोटेंशियल से इन्फ्लुएंस होगा, है ना। यानी कहने का मतलब मैंने एक पर्टिकुलर उसकी लिमिट बना दी कि आर लेस देन इक्वल्स टू ए है, उस कंडीशन में तो वी आर जो है वो हमारे पास क्या बन गया, डज नॉट इक्वल्स टू 0 बन गया। और आउटसाइड दिस रेंज, इस रेंज के बाहर की हम बात करें आर ग्रेटर देन ए पर, वी आर जो है वो हमारे पास कितना बन गया, 0 बन गया, ठीक है। तो देखो इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन ही मैं डिफाइन करना चाहूं, दो केस में ले लूं। एक तो केस कह दूं कि मैं बिफोर स्कैटरिंग, है ना, बिफोर स्कैटरिंग कंडीशन क्या हुई कि हम कह रहे हैं इंसिडेंट पार्टिकल हैं वो टारगेट के ऊपर क्या हो रहे हैं, या टारगेट या स्कैटरिंग पोटेंशियल पे क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। उस कंडीशन में, है ना, बिफोर स्कैटरिंग कौन से रीजन के लिए हम कह दें कि भाई आर टेंड्स टू वैल्यू कितनी है अपने पास, माइनस इनफाइनाइट, है ना, यानी फार फ्रॉम द स्कैटरिंग पोटेंशियल, है ना। यानी ये कंडीशन क्या होगी, हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, फार फ्रॉम द स्कैटरिंग पोटेंशियल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसिडेंट पार्टिकल जो हैं वो अपने पास इस पोटेंशियल की रेंज में नहीं है। इसका मतलब हम कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, आर ग्रेटर देन ए रीजन की हम बात कर रहे हैं, और वी आर इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल, देन एवरी पार्टिकल, एवरी इंसिडेंट पार्टिकल विल बिहेव लाइक ए फ्री पार्टिकल, है ना। या हम जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास कौन सॉल्यूशन कहलाएगा, फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन कहलाएगा। दैट मीन्स इस केस में हमारे पास वी आर इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बन गई, 0 बन गया। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को देखो हमने ऐसा लिख दिया, डेल स्क्वायर लिख दिया प्लस में 2 म्यू ई अपॉन एच को स्क्वायर, ये 0 बन गया। 2 म्यू ई अपॉन एच को स्क्वायर, इसको लिख दिया अपन ने के नॉट का स्क्वायर, और वैल्यू आ गई हमारे पास फंक्शन जो है उसको हमने लिख दिया साई इंसिडेंट फंक्शन, है ना, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। हमने कहा कि व्हेन द पार्टिकल, है ना, ऑफ रिड्यूस्ड मास m इज वेरी फार from the scattering center, then the particle will behave like a free particle. So the solution of Schrodinger equation will also can be represented by a free particle solution, या can be also be represented by a plane wave solution. तो हम क्या डिफाइन कर दें, इसका सॉल्यूशन हमने डिफाइन कर दिया e रेज़ टू पावर आयोटा, और वैल्यू आ गई k0 आ गया, और वैल्यू आ गई डॉट में r आ गया। इसको हम डिफाइन कर दें, इक्वेशन नंबर आ गई 1, ठीक है। k0 हमारे पास वेव वेक्टर है, कौन से डायरेक्शन को मेंशन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस को मेंशन कर रहा है, ठीक है। अब पार्टिकल आए, स्कैटर हो गए अपनी इनिशियल डायरेक्शन, सपोज दैट स्कैटर हो गए, है ना, सपोज दैट अपने पास इस डायरेक्शन में स्कैटर हो गए, और इसका वेव वेक्टर में डिफाइन कर दूं, अपने पास कितना आ गया, के से मैंने डिफाइन कर दिया। तो इन द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेव वेक्टर विल बी सेम, है ना। तो मैं कह दूं कि ये एंगल हमने डिफाइन कर दिया, सपोज दैट कितना कह दिया, थीटा हमने डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कि साई इंसिडेंट वेव फंक्शन जो होगा, या हम कह रहे हैं जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्लेन वेव हमारे पास जो डिफाइन की जाएगी उसका वेव फंक्शन आएगा e रेज़ टू पावर आयोटा, और वैल्यू आ गई k0 और डॉट में वैल्यू आ गई r, है ना। इसको हमने डिफाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको 2, ठीक है। फिर हम कहते हैं आफ्टर द स्कैटरिंग की हम बात करें, आफ्टर स्कैटरिंग
फिर हम वही कंडीशन निकालना चाहते हैं, कौन सा, फार फ्रॉम द स्कैटरिंग सेंटर, यानी पार्टिकल आया और अपने पास क्या हो गया, पोटेंशियल से इंटरेक्ट करके क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर हो गया। तो वही r ग्रेटर देन a का रीजन आ गया, Vr इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब यदि हम यहाँ देखो, अगर हम कंसिडर करें, इफ द स्कैटरिंग इज आइसोट्रोपिक इन नेचर और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर स्कैटरिंग इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, है ना, ऑल्दो मोस्ट ऑफ कंडीशंस के अंदर स्कैटरिंग का जो नेचर है वो हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिक होना आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट एसेंशियल दैट द नेचर ऑफ स्कैटरिंग must be spherically symmetric, but we can assume for it for simplicity, है ना। तो हम कह रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए हमने ये मान लिया कि स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग के बाद जो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास कैसा है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, उस केस में हम क्या कह सकते हैं, स्कैटरिंग के लिए स्फेरिकली सिमेट्रिक का एम्पलीट्यूड है, हम कहते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा। तो हमने कह दिया कि स्कैटर्ड वेव फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया एफ थीटा फाई, और वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर आयोटा, के आ गया, डॉट में वैल्यू आ गई आर, और एम्पलीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग हमने डिफाइन कर दिया आर आ गया, है ना। इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको थर्ड। एफ थीटा फाई है वो बेसिकली किसको मेंशन कर रहा है, एफ थीटा फाई मेंशन कर रहा है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। नेक्स्ट जो भी हमारे पास टॉपिक्स आएंगे उनमें सब हम बात करेंगे किसके बारे में, इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है। वैल्यू आगे टोटल वेव फंक्शन हम लिखना चाहें तो जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक पोस्टुलेट्स में हम पढ़ते हैं कि psi1 एंड psi2 आर द टू सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी psi1 और psi2 अगर श्रोडिंगर इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, देन द लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ psi1 एंड psi2 शुड आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। यानी हम कहते हैं कि अगर psi1 और psi2 psi3 psi n तक हम डिफाइन करते हैं, कितने भी सॉल्यूशन हम ले लें, अगर सारे के सारे अगर हम कहते हैं कि भाई किसी भी पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन स्टेट फंक्शंस का लीनियर सुपरपोजिशन भी क्या करेगा, उसी पार्टिकल की किसी न किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो हम कहते हैं कि टोटल अगर मैं वेव फंक्शन लिखना चाहूँ, रिजल्टेंट फंक्शन लिखना चाहूँ, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, साई इंसिडेंट आ गया और प्लस में वैल्यू आ गई साई स्केटर्ड आ गया, यानी वेव फंक्शन साई इक्वल टू वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर आयोटा, वैल्यू आ गई k0 डॉट में वैल्यू आ गई r, प्लस में वैल्यू आ गई एफ थीटा फाई और वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर आयोटा, k डॉट में वैल्यू आ गई r और अपॉन में वैल्यू आ गई r। इक्वेशन नंबर आ गई 4, ठीक है। अब अगर देखो मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, इंसिडेंट फ्लक्स की वैल्यू हम निकालना चाहें या करंट डेंसिटी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वैल्यू आती है एच क्रॉस, अपॉन में वैल्यू आती है ट्वाइस म्यू आयोटा, फंक्शन आता है हमारे पास साई स्टार, साई इंसिडेंट आ गया, वैल्यू आ गई डेल साई, साई इंसिडेंट आ गया, और माइनस वैल्यू आ गई साई इंसिडेंट डेल, और वैल्यू आ गई साई इंसिडेंट का स्टार आ गया, ठीक है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास देखो सॉल्व कर सकते हैं अपन सिंपल क्या करना है, इसका आर के कोरस्पॉन्डिंग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना। सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो वैल्यू सिंपली हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू कितनी आएगी, एच क्रॉस के नॉट अपॉन ए वैल्यू आ गई म्यू। और मैंने कहा कि अगर इलास्टिक स्कैटरिंग है उस कंडीशन में वी वेक्टर के और के नॉट हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैंने लिख दिया एच क्रॉस लिख दिया, के लिख दिया और अपॉन ए वैल्यू लिख दी कितनी, म्यू लिख दिया, है ना। इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर 4 के बाद 5 दे दें, ठीक है। इसी तरीके से अगर अगर करंट डेंसिटी या यही अगर मैं फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना चाहूँ कौन से पार्टिकल्स के लिए, स्कैटर्ड पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ, तो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, स्कैटर्ड फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्कैटर्ड फंक्शन को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन मतलब कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, एच क्रॉस अपॉन ए वैल्यू आ गई 2 म्यू आयोटा और वैल्यू आ गई साई स्कैटर्ड स्टार डेल साई स्कैटर्ड माइनस वैल्यू आ गई साई स्कैटर्ड आ गया और वैल्यू आ गई डेल साई स्कैटर्ड का स्टार आ गया। इस फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करके हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है, एच क्रॉस के अपॉन ए वैल्यू आती है म्यू और इंटू वैल्यू आती है आर स्क्वायर और वैल्यू आती है मोड ऑफ और वैल्यू आती है एफ थीटा फाई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास कितनी, 6। एफ थीटा फाई हमने पहले भी कहा रिप्रेजेंट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो मोटिव है हमारे टॉपिक का वो हमारे पास क्या है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, है ना। किस तरीके से हमने उसको कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था, डेफिनेशन हमने बताई थी डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इक्वल्स टू, फॉर्मूला था 1 अपॉन ए वैल्यू आ गई जे इंसिडेंट आ गया
और वैल्यू आ गई dn आ गया और अपॉन वैल्यू आ गई d ओमेगा आ गया। यही फंक्शन था डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए, है ना। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 7 आ गया, ठीक है। dn किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? dn रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, है ना। इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, in solid angle d omega, in solid angle d omega, and in the direction of theta and phi, और भी मैं कहूँ थ्रू एन एरिया, ठीक है। तो अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें या dn की वैल्यू में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? dn इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी? j स्कैटर्ड आ गया और इनटू वैल्यू आ गई अपने पास एरिया आ गया, है ना। एरिया आ गया, मैं कह दूँ वैल्यू आ गई r स्क्वायर आ गया और वैल्यू आ गई d ओमेगा। इसी को कितना लिख दूँ मैं? dn अपॉन वैल्यू आ गई d ओमेगा। स्कैटर्ड फंक्शन हमने कैलकुलेट किया था, वैल्यू आ गई h क्रॉस k अपॉन वैल्यू आ गई म्यू और इनटू वैल्यू आ गई r स्क्वायर और मोड ऑफ f थीटा फाई का स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स dn अपॉन d ओमेगा, dn अपॉन d ओमेगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इनटू सॉलिड एंगल d ओमेगा विल कम्स अप, कितना आ जाएगा? वैल्यू आ गई हमारे पास, इनटू में r स्क्वायर था तो वैल्यू आ गई कितना, और इनटू में r स्क्वायर d ओमेगा आ गया, है ना, इनटू r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई h क्रॉस k अपॉन म्यू और वैल्यू आ गई मोड ऑफ f थीटा फाई का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको मैंने दे दिया जो भी अपनी नेक्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर दे दी हमने 7 के बाद 8, ठीक है। तो इक्वेशन 7 आ गई, इक्वेशन 8 आ गई और इक्वेशन 6 हमने कैलकुलेट करी थी। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास देखो वैल्यू आ गई, जे इंसिडेंट की वैल्यू तो कुछ इस तरीके से आई थी, जे इंसिडेंट इक्वल टू वैल्यू आई थी h क्रॉस k अपॉन वैल्यू आ गई म्यू। तो जे इंसिडेंट की वैल्यू और dn अपॉन d ओमेगा की वैल्यू, दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर दें? अपन इक्वेशन 7 में पुट कर दें तो d सिग्मा अपॉन d ओमेगा इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू आई 1 अपॉन वैल्यू आ गई h क्रॉस k अपॉन वैल्यू आ गई म्यू और dn अपॉन d ओमेगा की वैल्यू आ गई h क्रॉस k अपॉन म्यू मोड ऑफ f थीटा फाई का स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स d सिग्मा अपॉन d ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इक्वल टू वैल्यू आ गई मोड ऑफ f थीटा फाई का स्क्वायर आ गया। तो ये इक्वेशन क्या कह रही है कि द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर अ स्कैटरिंग प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, है ना। एब्सोल्यूट स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? मोड ऑफ f थीटा फाई का स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ f थीटा फाई और मल्टीप्लाइड बाई f थीटा फाई का स्टार आ गया, है ना, एब्सोल्यूट स्क्वायर, है ना। तो द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड टोटल क्रॉस सेक्शन कैन बी डिफाइंड एज, वैल्यू आ गई हमारे पास कितना होता है? वैल्यू होती है d सिग्मा अपॉन d ओमेगा और वैल्यू आ गई d ओमेगा। टोटल क्रॉस सेक्शन आ गया इंटीग्रेशन मोड ऑफ f थीटा फाई का स्क्वायर आ गया और वैल्यू आ गई साइन थीटा d थीटा और वैल्यू आ गई d फाई आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमने स्कैटरिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्कैटरिंग का जो नेचर हमने लिया है वो हमने कैसा कंसीडर किया है? आइसोट्रॉपिक कंसीडर किया है। और स्कैटरिंग जो हमने मानी है वो कैसी मानी है? स्फेरिकली सिमेट्रिक मानी है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक जो कंडीशन है वो बेसिकली स्कैटरिंग के लिए जनरली नहीं मिलती, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्कैटरिंग का जो नेचर हम लेते हैं वो कैसा लेते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिक लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी कि द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, है ना, द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? इस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के बारे में। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।